चीजों को आगे भी बढ़ाया और इनको आगे उस समय बोलते भी गए। जैसे उस समय बहुत से नारे दिए, वो नारे सिर्फ एक विचार के कारण थे कि इस समय ब्राह्मण क्या कर रहा है। इस समय के ब्राह्मण और उस समय के ब्राह्मण में शायद कुछ थोड़ा बहुत अंतर आया भी होगा, हर दशक में कुछ थोड़ा बहुत अंतर आता भी है, समझ आती है। लेकिन हम लोग उन सारी चीजों को देखते हुए अभी आगे बढ़ना है और हम लोग यही चाहेंगे कि जिस तरह की राजनीतिक दूरदर्शिता जगमोहन बाबू जी ने दिखाई, उसी तरीके की राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ हम लोगों को इस समय चलना चाहिए। क्योंकि पहला ही संबोधन है, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी मृत्यु जो 5 सितंबर 1974 को हुई, उसको वेस्ट ना दिया जाने जाए, उसको इस तरह से ना छोड़ा जाए कि हम लोग जैसे हम लोग उसके साथ हैं ही नहीं। ये सिर्फ विचार जिसके लिए हम बात करने आए हैं, ये सिर्फ कहने सुनने और हमारे इस तरह के वक्तव्यों में न रह जाए, ये हमारे साथ रहे, ताकि हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी को अपने जीवन में धारण भी कर सके। उनकी प्रतिमाएं बनाने का या और चीजों का मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क है। जब तक उनके विचार आपके अंदर नहीं होंगे, किसी प्रतिमा का कोई मूल रूप सामने नहीं आएगा, ना ही वो चीजें हमारे अंदर तक रहेंगी, ना ही वो जीवन हम लोग दे पाएंगे आगे। 3 पीढ़ियों का जिक्र जैसे इन्होंने शुरुआती दौर में ही प्रताप सर ने दिया, जिन 3 पीढ़ियों का जिक्र उन्होंने किया था। पहले में गोली चल गई है, अभी जेल जाने का टाइम है, तो जेल जाने के लिए तैयार होइए। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी राज करने के लिए तैयार बैठी है। मेरा सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन यही है कि सिचुएशन कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, समय झुकता है, झुकाने के लिए कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय संविधान। साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने, आवाज आ रही है सर क्या? जी जी जी, कंटिन्यू आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो जिस तरह से आज का विषय है बाबू जगदेव जी के जीवनी के ऊपर, कुछ अनछुए पहलुओं के ऊपर, तो हम देखते हैं कि बाबू जगदेव जी एक किसान परिवार में पैदा हुए। उनका अगर पैदाइशी देखा जाए तो 2 फरवरी का उनका जन्मदिन है, और 2 फरवरी का जन्मदिन भी पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है तो बिहार में मनाया जाता है, कुर्था में। और कुर्था प्रखंड ही उनका शहादत दिवस भी है। कुर्था की वो धरती है जहाँ पे उन्हें दुश्मनों ने बहुत ही चालाकी से उनको वार किया था। तो बाबू जगदेव जी कुरहारी ग्राम के मूल निवासी इंद्रजीत महतो के पुत्र थे। तो और पिछड़ी जाति से थे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो पिछड़ी जाति से थे, महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो काम किया वो किसके लिए किया। बाबू जगदेव बाबू ने जिस तरह से अपने बाल्यावस्था से ही, जब वो स्कूल में जाते थे तो किसी भी बात को लेकर वो शिक्षक से भी थे, और जगदेव बाबू का जो व्यक्तित्व था वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बहुत आगे निकलते थे, और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के शिक्षकों से भी कभी कभी लड़ झगड़ते थे, जिसके वजह से उन्हें 1-2 बार
उनके पिताजी तक उनकी शिकायत भी हुई कि आपका बेटा जो है तो हम लोगों से अड़ जाता है। तो बाबू जगदेव जी का जो शिक्षा दीक्षा वो गांव में ही हुआ, और एक घटना उनके जीवन की मैं बाल्यावस्था की बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बता दिया था कि इंद्रजीत महतो जी के वो पुत्र थे, जबकि इंद्रजीत महतो उनके दादा थे। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो मैं उस घटना को बताना चाहता हूं जो वहां पर घटित हुई थी उनके दादाजी के साथ जब वो बाजार गए थे। बालक जगदेव जब कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, उसी समय शाम को एक मजदूर जो गांव का उनका दादा लगता था, उसे जमीन पर तड़पते हुए उन्होंने देखा था। पूछने पर उसने बताया कि मालिक दिन भर उससे काम लेता है, खाने के लिए 2 बासी रोटी भेज देता है। तो बूढ़ा शरीर, तुझे तपती धूप में काम, शरीर में जान नहीं थी। इतना सुनना क्या, बाबू जगदेव के विद्रोही मन जो था उनका वो आग बबूला हो उठा। जगदेव बाबू के मन में यहीं से विद्रोह की चिंगारी पैदा हुई। कक्षा 7वीं की परीक्षा भी बाबू जगदेव ने प्रथम श्रेणी में पास की। पिता प्रयाग नारायण ने जगदेव के लिए नया कुर्ता, नई धोती पहनाकर बाजार भेजा। बाजार से लौटते समय बालक जगदेव की मुलाकात जमींदार के मुंशी से हो गई। बालक जगदेव का कुर्ता धोती देखकर जमींदार का मुंशी जल भूल गया। मतलब सोचिए कि वो बालकपन में कक्षा 7वीं के विद्यार्थी रहे और कुर्ता धोती पहन करके जब बाजार गए तो दुश्मनों की आंख की किरकिरी बन गए। मतलब उनकी दूरदृष्टा देखिए, उनके हाव भाव देखिए, उनके चाल चलन देखिए। फिर क्या होता है, उसको दिलो दिमाग में तो मनु का धर्मादेश बैठा था कि शूद्रों को खाने में जूठन अन्न, पहनने में फटा पुराना कपड़ा, और खाने के लिए मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, और सोने के लिए पुआल होना चाहिए। एक तो बड़ा लाट साहब बन गई बा। इतना सुनना क्या, बालक जगदेव ने करारा जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बाप का खर्चा लगा है क्या? बालक जगदेव जमीन से धूल उठाया और उसके मुंह पर फेंक भाग आया। मुंशी ने अपने पास के लोगों को बालक जगदेव को पकड़ने के लिए दौड़ाया, किंतु इतने में बालक जगदेव अपने घर पहुंचकर दादा की गोद में विराजमान हो चुके थे। साथियों, ये वाकया यहाँ उद्धृत करने का मेरा मकसद ऐसा था कि जो समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था, खास तौर से मनुवाद, मनुस्मृति की व्यवस्था, जिसे मैंने अभी आप सबके बीच में उद्धृत किया, यह उनके साथ कक्षा 7वीं की उम्र में, यानी 7-13, अगर उनको 12-13 साल की उम्र में ये दृष्टि उन्हें देखने को हुई, उनके ऊपर ये बात बीती और उन्होंने उसका विरोध किया, और बड़े ही उदारता से विरोध करते हुए वो अपने घर, अपने दादाजी के पास पहुंच गए। इतने में जो चिंगारी उनके दिमाग में, दिल दिमाग में जो उठी थी, भूखे किसान, भूखे मजदूर को देख करके उनके हृदय में जो उसके लिए प्यार पनपा था, उसको लेकर के उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया। फिर साथियों, इसमें होता क्या है, जगदेव प्रसाद के अंतर्मत में सामाजिक विषमता के प्रति उभरते आक्रोश की प्रथम चिंगारी थी,
जो आगे चलकर ज्वाला का रूप धारण करना शुरू किया। बालक जगदेव जब तरुणाई की दहलीज पर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि जमींदारों ने एक परंपरा बनाकर जैसे उसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है। वह परा थी पंचकठवा। पंचकठवा अर्थात किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चरने के लिए नियम बना दिया गया। गरीब किसान मन से लाचार किंतु जमींदारों के जुल्मी आतंक के कारण फसल चलवाने के लिए मजबूर थे। जगदेव प्रसाद ने गांव के लड़कों से मिलकर इसके विरोध में संगठन तैयार किया। जब जमींदार का पिलवान हाथी लेकर फसल चराने आया तो इन लड़कों ने पहले तो मना किया, बाद में मार पीट कर भगा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि फिर यदि आए तो बहुत मार खाओगे। स्वभाव से निर्भीक और जिद्दी बहादुर लड़कों के सामने जमींदार को हवा का रुख देखकर चुप रहना पड़ा। यह जगदेव प्रसाद के जीवन की दूसरी विद्रोहिकता थी। साथियों, अनछुए पहलू कई हैं, टाइम भी लगेगा। जब टाइम हो जाए तो आप लोग प्लीज हमको टोक दीजिएगा, हम वहीं पर बातें बंद कर देंगे। कंटिन्यू रखिए सर, कंटिन्यू रखिए। जी जी। ये दूसरी घटना थी। द्विजातियों का विचार और व्यवहार ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों की धारणाओं से निर्मित हुआ था, इसलिए वे अछूत और पिछड़े वर्ग के बालकों को फूटी आग में। एक दिन वही शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते कुर्सी पर सो गया। जगदेव प्रसाद ने खर्राटे भरते शिक्षक को बदले में एक तमाचा जड़ दिया। शिक्षक द्वारा शिकायत करने और प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाने पर जगदेव बाबू ने स्पष्ट उत्तर दिया, गलती करने वाले सभी को समान सजा मिलनी चाहिए। मुंह तोड़ और सटीक जवाब सुनकर तथा जगदेव बाबू के नौजवान लड़कों की टोली की भय से प्रधानाध्यापक की बोलती बंद हो गई। चंचल बालक की प्रतिभा और साहस के कारण प्रयाग बाबू जगदेव बाबू को आगे पढ़ाना चाहते थे, किंतु परिवार बड़ा और छोटी गृहस्थी के कारण वे आगे की शिक्षा के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्रयाग नारायण ने अपनी तंगी हालत की चर्चा अपने चाचा के मित्र यदुनंदन प्रसाद को बताई। यदुनंदन प्रसाद खाद मैनेजर थे, किंतु स्वभाव से बहुत अच्छे थे। उन्होंने जगदेव प्रसाद को अपने पास बुलाकर कुछ प्रश्न किया। जगदेव प्रसाद से संतोषजनक उत्तर सुनकर इतना प्रसन्न हुए कि आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने चाचा रामकिशुन प्रसाद के मित्र यदुनंदन प्रसाद के आश्वासन पर प्रयाग नारायण ने जगदेव बाबू का नाम पीडी हाई स्कूल जहानाबाद में लिखवा। मंडली थी जिनमें अन्यों के साथ भोला प्रसाद सिंह और चंद्रदीप प्रसाद मुख्य थे, जो इनके दाएं और बाएं बाजू की तरह उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। एक बार जमींदारों ने जहानाबाद में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें किसान सभा एवं आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता स्वामी सहजानंद भी पधारे थे। मूल निवासी बहुजन समाज के नेतागण इस बात पर जोर दे रहे थे कि जमींदारी प्रथा का खात्मा डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते हैं। द्विजातियों के दिमाग में यह बात घर कर गई। अगर इनकी पिछड़ी जातियों का दिमाग इस समय खराब हो गया है तो इसलिए उनके दिमाग में अंबेडकर बैठ गया है। द्विजातियों की तरफ से एक नेता ने बड़े आक्रोश भरे शब्दों में घोषणा की कि करोड़ों अंबेडकर के जन्म लेने पर भी जमींदारी प्रथा नहीं जाएगी। इतना सुनना क्या था कि भीड़ में से एक नौजवान निकलकर ऊंची आवाज में इसका प्रतिकार किया और तेज आवाज में उद्घोष किया, जमींदारी प्रथा का नाश हो, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। वह नौजवान कोई और नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद थे, जिनके साथ भोला प्रसाद सिंह, चंद्रदीप प्रसाद आदि अनेक नौजवान भी थे। हाथों में काला झंडा लेकर सभी सभा का विरोध कर रहे थे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें जगदेव प्रसाद और उनके कई साथियों को बुरी तरह से चोटें भी आई। इसी बीच प्रयाग बाबू के पास जगदेव की शादी के लिए लड़की के रिश्ते आने लगे। रामकली देवी की चाहत बढ़ती जा रही थी, जो उनकी माँ थी। उनके घर में कब बहू का पति माता राजकली देवी और पिता प्रयाग नारायण चाचा रामकिशुन सिंह के बीच बैठकर यह रिश्ता तय हो गया और जगदेव बाबू का विवाह सत्यरंजना देवी के साथ हो गया।
जिनसे 3 पुत्र प्रकाश सेनापति, नागमणि, जयदीप कुमार और 2 पुत्रियां शैल कुमारी और मधु कुमारी ने जन्म लिया। सतरंजना देवी बेहद सुंदर किंतु अनपढ़ महिला थी। जगदेव प्रसाद सन 1944 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में प्रयाग बाबू गाजे बाजे के जलसे के साथ खुशी मनाई। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और लाख दवा दारू करने के बाद भी प्रयाग बाबू को बचाया नहीं जा सका। असहाय जगदेव बाबू के सामने उनके आगे बढ़ने का सपना चूर हो गया। जगदेव बाबू का आस्तिक मन नास्तिक हो गया। निर्दोष पिता की अकाल मृत्यु ने उन्हें ईश्वर की सत्ता से विमुख कर दिया। माता, दादा, दादी के आराध्य देवी देवताओं के ऊपर जगदेव बाबू का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आया। उन्होंने उठाकर पिता की अर्थी पर डाल दिया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जगदेव बाबू बाहर चले गए। इसी बीच घर पर पुरोहित आए तो नात रिश्तेदारों के बीच मुखाग्नि की जिम्मेदारी जगदेव बाबू के अनुज वीरेंद्र बाबू पर सौंपी गई। जगदेव बाबू के अनुज वीरेंद्र बाबू ने ये वाकया बताया कि जब भैया घर लौट कर आए और मुझे मुखाग्नि देने के लिबास में देखा तो मुझ पर आग बबूला हो गए। यानी अपने भाई पर वो गुस्सा करने लगे और उनसे कहा कि अभी तुरंत शरीर से उतार कर इन कपड़ों को फेंक दो। और उनके भाई ने वैसा ही किया जैसे बाबू जगदेव जी ने कहा। साथियों, अंततः एक शोक सभा का आयोजन हुआ और सारे क्रियाकलाप वहीं पर समाप्त हो गए। कोई कर्मकांड नहीं हुआ, कोई ब्राह्मणी कर्मकांड उनके पिता के उसमें नहीं हुआ। तो ब्राह्मणवादी संस्कृति में पले बढ़े और इस तरह से बदलाव उनके पिताजी के अकाल मृत्यु के कारण उनके आस्तिक मन को नास्तिक बना दिया। तो इस तरह से उनकी शिक्षा की अभिलाषा और उनके कार्य पद्धति को देखते हुए हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। आज के डेट में, आज के समय में जगदेव बाबू का इतिहास, जगदेव बाबू के ऊपर जो बातें बीती और उन्होंने जो उसका जवाब दिया, उन सारी बातों को हमें आज के डेट में आत्मसात करना चाहिए। हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का प्रयास भी करना चाहिए। जो बाबू जगदेव प्रसाद को बहुत ही प्रभावित की थी त्रिवेणी संघ की कार्य विचार और बिहार के जो सामाजिक आंदोलन है उसमें त्रिवेणी संघ में बाबू जगदेव जी ने उसके वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे वहां पर बिहार के। और इसी तारतम्य में अगर हम उनके सामाजिक दर्शन की बात करें तो सामाजिक में जगदेव बाबू शुरुआत से ही वो सामाजिक दर्शन में अर्जक संघ से जुड़े, जिसके सिद्धांत और मूल्य जानो छानो तब मानो, जिसे बुद्ध ने कहा जब जानो फिर छानो। और पेट पर चढ़ जाते रहे। मैं कुछ लाचार था, उनकी उस करुण दशा देखकर मेरी छाती फटी जा रही थी, रूह कांप रही थी। पुलिस मुझे बाहर भी नहीं जाने देती। मैं बाहर जाता तो पुलिस की अत्याचार की कहानी बता देता। ये वहां के जो चौकीदार थे उनका शब्द है। साथियों, इस तरह से पीएचडी शुरू की थी, तभी शुरुआत हो गई थी संघर्ष की। मैं एडमिशन होना ही आसान नहीं था, फिर भी हो गया था। और जब मैंने थीसिस लिख लिया था तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस पे अड़चने आएंगी। मैंने तो ये मान लिया था कि कोई अड़चन नहीं आएगी तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा नहीं है। तो वही हुआ। कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे पंडित जी ने, उनको अभी थोड़ा बहुत लिपापोती करके फिर से वापस जमा कराया है थीसिस को। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। डिग्री की चिंता नहीं है, विचार की चिंता है। विचार तो वही जाएगा जो हम चाहते हैं, उनके हिसाब से लिखने वाला मैं तो हूँ नहीं। इसीलिए थोड़ा सा इसमें चल रहा है अभी खिंचापट्टी। खैर, आज का जो हमारा विषय है बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा। एक्चुअली मैंने इनके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था और जब 2-3 दिन पहले प्रताप सर ने कहा कि जगदेव सिंह कुशवाहा पे बोलना है तो मुझे याद आया बिहार का लेनिन कहा जाता है इनको। लेनिन वही व्यक्ति है जिसने
रूस जैसे बड़े देश के तानाशाह जार को खत्म करके वहां पर लोकशाही लागू की थी, साम्यवाद लागू किया था, समाजवाद लागू किया था। उसी लेनिन को हम बिहार में बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा के रूप में जानते हैं। ये उनकी कार्यशैली, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी समझ और समाज के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यही देखने की बात है, इसलिए इनको ऊपर बोलने के लिए मुझे फिर थोड़ा सा आगे स्वाध्याय करना पड़ा। अच्छा लगा, बहुत सारी बातें मुझे भी पता चली और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इन महापुरुषों के कुछ अनछुए पहलुओं को पटल पे रखते हैं। अभी मेहरा सर बोल रहे थे, उनसे पहले भी एक सर बोल के गए थे, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, मैंने भी काफी पढ़ा, लेकिन जो बातें थे वो उनमें से बहुत सारे जिनके पास मैं भी नहीं पहुंच पाया था। फिर भी हम चर्चा करते हैं, कुछ बातें मैं भी कोशिश की है, कुछ अच्छा निकाल के लाया हूँ आप सबके लिए। और जब तक हम अपने महापुरुषों के पुरुष बने और जब तक हम ये जानेंगे कि उनका संघर्ष हमारे लिए क्या था, तब तक हम न उनको उतना रिस्पेक्ट दे पाएंगे, न उनको इतना जान पाएंगे, न उनका समझ पाएंगे। और खास बात यही रही कि हमने सिर्फ वो साहित्य पढ़ा है जो आया गया है जबरदस्त। और ये को मैं नमन करता हूँ आप सबके सामने, ये पटल ऐसा है जो हमारे उन महापुरुषों की वास्तविकता को हमारे सामने पटल पे लेके आ रहा है। जब तक हम अपने महापुरुषों की वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे, तब तक समझ लीजिए, कहा है किसी ने कि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप क्रांति कर नहीं सकते। ये सच्चाई। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा इस देश के आजादी के बाद के कार्यों में गिनो तो सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सामाजिक तौर पर, उन्होंने सांस्कृतिक तौर पर, उन्होंने राजनीतिक तौर पर, उन्होंने आर्थिक तौर पर हर तरह की क्रांति को अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने जीवन की जिजीविषा से एक अग्नि दी है, वो और किसी के बस की बात थी ही नहीं। मैं थोड़ा सा उनके थोड़े से उस जीवन की तरफ लेके जाता हूँ जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई। मेरा सर भी बता रहे थे कि उन्होंने पिताजी की चिता के साथ अपना हिंदुत्व जला दिया था। हिंदुत्व क्यों जलाया, उसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है, बड़ी दारुण कथा है। कहते हैं कि उनके गांव का पुजारी उनको पढ़ते देखकर, बने ठने देखकर बहुत बुरी तरह से जलता था और उसने एक बार उनका रास्ता रोककर उनसे कहा कि रे जगदेव, तुम्हारे पिता इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि तू पढ़ता है। तुम्हारी जाति में पढ़ने की आजादी नहीं, तुम्हें तो सब्जी उगाने का काम दिया गया है शास्त्र के अनुसार। तुम अपनी सब्जियां उगाओ, वहां खेत में जाके मेहनत करो, विद्यालय जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम विद्यालय जाते हो, तुम पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं और देख लेना मरेंगे, बचेंगे नहीं हो। उनकी माँ भी बड़ी धार्मिक थी, बहुत धर्म के प्रति उनका लगाव था, वो बहुत व्रत करती थी, बहुत मन कि जिसको हम अगर कहें तो लेनिन के साथ बराबरी करना, कि मैं तो कहता हूँ कि वो बिहार के लेनिन नहीं, वो तो पूरे देश के लेनिन हैं। उन्होंने देश को एक राह दिखाई है कि आप राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर तरह की उपलब्धि तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप इकट्ठे होकर संघर्ष नहीं करोगे और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार नहीं होगे। इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत, आप सभी भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत धर्म है। यहाँ इस देश में धर्म नहीं है, ये मान के चलिए आप, सिर्फ धर्म का नाम है। इस देश में एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र है इस देश की 90% जनसंख्या को अपने काबू में करने का। धर्म के नाम पर उनको बरगलाया जाता है, धर्म के नाम पर उनको निचोड़ा जाता है, धर्म के नाम पर उनको मानसिक गुलाम बनाया जाता है, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को लुटवाते रहते हैं। वो लोग पेट नहीं भरता उनका। एक जोंक जब चिकट के किसी जीव के साथ, वो तब तक उसके खून को चूसना बंद नहीं करती जब तक वो फट नहीं जाती, मर नहीं जाती। लेकिन ये तो ऐसी जोके हैं, ना फटती है ना मरती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे चिपकी हुई हैं। उन जोकों से अगर आपको बचना है तो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इस धर्म की जितनी भी आपके पास स्मारक हैं, जितने भी आपके पास उनकी निशानियां हैं, जितना भी आपके पास उनके साहित्य है, जितने भी आपके पास विचार हैं, वो सब के सब किसी न किसी चिता में आपको जलाने पड़ेंगे, तब आप इस देश में आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात मैं करता हूं कि पढ़ते समय
पढ़ते समय इनके गांव में जो मेरा सर ने भी बताई थी कि पंचकठिया एक प्रथा थी जिसमें आपकी जमीन के टुकड़े को जमींदार के हाथ में के लिए दिया जाता था। ये एक प्रकार की बेगार है, कमाए आप खाए जमींदार का हाथी, जमींदार भी नहीं उसके पशु खाएंगे, तो आपकी मेहनत को उसके जमींदार के पशुओं को खिलाया दिया जाता है। इससे बड़ा आपके साथ अन्याय और क्या होगा, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। असल में ये प्रथा आई थी अंग्रेजों से। जब इस देश में अंग्रेज आए, उनको नीले अंग्रेज कहते थे, जो यहाँ पर जो नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती। और नील की खेती ऐसी होती है जो आपकी जमीन को एक बार नील पैदा करने के बाद उस जमीन को बंजर बना देती है, फिर उसमें कुछ पैदा नहीं होता। तो उस नील की खेती के लिए पंचकठिया का इस प्रकार का एक तरीका अपनाया गया, जिसमें नील की खेती करनी मजबूरी थी। उसी मजबूरी को आगे बढ़ाया आजादी के बाद इस देश के जमींदारों ने। आप ये मान के चलिए कि अंग्रेज तो विदेशी थे, उनको हमसे क्यों सहानुभूति होती, लेकिन जो यहाँ इस देश के जो जमींदार थे वो भी हमारे साथ अंग्रेजों से बुरा व्यवहार करते थे। तो आप मान के चलिए कि ये हमारे उनसे भी बड़े दुश्मन हैं। और बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने उन दुश्मनों को भी पहचाना, और जिस आजादी को हम आजादी मानते हैं उस आजादी के पार एक और अन्य आजादी थी जो वास्तव में हमारे लिए आजादी थी। अभी तक जो आजादी मिली थी वो तो इस देश की एलिट क्लास, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, उनके लिए आजादी थी, हमारे लिए आजादी नहीं थी। हमारे लिए आजादी तो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जैसे जो हमारे वास्तविक नेता थे वो लेके आए हैं। 1967 में पहली बार एमएलए बने, विधायक बने, और इनकी पार्टी की सरकार बनी। सोचा कि अब तो उनके विचारों का शासन आएगा। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। और ये भी बिहार में चमत्कार था कि पहली बार कांग्रेस को हटाकर कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी। उम्मीद जगी और जगनी भी चाहिए थी, क्योंकि उसके लिए वो लंबा संघर्ष उन्होंने किया था। और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति को उन्होंने समर्थन दिया था। यद्यपि राम मनोहर लोहिया भी कई जगह पर जो इस देश का एलिट क्लास था उसके समर्थन में देखे गए थे। और उनसे ही बड़े और समर्थक थे जिनको हम जेपी कहते हैं। जेपी साहब राम मनोहर लोहिया को उसी एलिट क्लास के समर्थन में छोड़कर चले गए थे। राम मनोहर लोहिया अकेले थे जिसको बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने संभाला। और संभालने के बाद एक बड़े संघर्ष के बाद सत्ता का पलटा खाया और समाजवादी सत्ता का यहाँ पर एक प्रारूप बना बिहार में। परंतु जैसा बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा चाहते थे वैसी सरकार वो नहीं बनी, जिस कारण से उन्होंने राम मनोहर लोहिया को भी छोड़ दिया। बाबू राम मनोहर लोहिया कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60। वो मानते थे कि 60% पिछड़े हैं, उनको उसी आधार से उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। परंतु जब वो सत्ता में सरकार आई तो वायदे अलग थे और कार्य प्रणाली अलग थी। जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे हो नहीं रहे थे, इसलिए बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने छोड़ दिया उनको भी। जगदेव सिंह ने उन्होंने कहा ये इस प्रकार का एक क्रांतिकारी व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो जिसको सत्ता मिलती है वो एक बार चिपक के उस कुर्सी का मजा लेना चाहता है। परंतु ये ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी अपना इस्तीफा रख दिया था, के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसी प्रकार से बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने राम मनोहर लोहिया को ही छोड़ दिया और अपने नई पार्टी बनाई जिसे हम शोषित दल के नाम से जानते हैं। आप ये मान के चलिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक विचार के साथ जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक उसका साफल्य बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा को एक अपने ही विचार जैसे नेता मिले जिनको हम राम स्वरूप वर्मा के नाम से जानते हैं। राम स्वरूप वर्मा बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे और सांस्कृतिक जो भावधारा है उसमें उनका बड़ा रुचि थी, बड़ा ज्ञान था और बड़ा फ्लो था उनका। उनके साथ जुड़कर जहाँ क्रांतिकारी जगदेव सिंह कुशवाहा थे, उन्हीं के साथ राम स्वरूप वर्मा की जो विचारधारा मिली तो एक बड़ी अच्छी पार्टी का निर्माण हुआ जिसे हम शोषित समाज दल कहते हैं। उसमें बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा की क्रांति थी और राम स्वरूप वर्मा जी का दार्शनिक विश्लेषण था। इन दोनों के जुड़ाव से बहुत बड़ी पार्टी बनी और उस पार्टी की सत्ता आई। उस पार्टी की सत्ता आने के बाद इनको लगा कि अब हम अपने मन की इच्छाएं हैं, जो हम अपने समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं उसको आगे लेके जाएंगे। परंतु ऐसी बात बनी नहीं, वो सरकार भी टूट गई, कुछ इधर से कुछ उधर से। उस समय तक शायद ये जो विधायक छोड़ के भागते थे सरकारों को, वो कानून भी नहीं बना था, क्योंकि हमारे लोग
सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, वो मानसिक रूप से पिछड़े, वो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, वो इरादों में भी पिछड़े हैं, बड़े दिखते हैं। इसलिए वो सरकारें बनती रही, टूटती रही, और 1972 में जो पार्टी बनी थी वो अगले संघर्ष के लिए 1975 में जेपी ने विद्यार्थियों का एक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा को लगा कि हमें उसमें शामिल होना चाहिए, और उसमें शामिल हो गए। परंतु ये जो आंदोलन था वो केवल आंदोलन नहीं था, बाद में इसकी जो परतें खुलती हैं तो हम पाते हैं कि ये बहुत बड़ी एक साजिश थी, बहुत ही एक प्रकार का षड्यंत्र था, जो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जैसे हमारे नेताओं को साइडलाइन करने, दरकिनार करने या उनको हटाने का एक तरीका था। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा की मृत्यु से पहले हम जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उसमें उनमें एक बहुत विशेष योग्यता पाते हैं कि वो कलम के सिपाही भी थे। उनके अंदर कलम से, कहते हैं कि तानाशाह तलवार से नहीं डरता, तानाशाह तलवार से नहीं डरता, वो आज भी इस युग में भी कलम से ही डरता है। और बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा कलम के बहुत बड़े सिपाही थे। जनता जो अखबार निकलता था सोशलिस्ट पार्टी का, उसका संपादन किया, परंतु जनता अखबार के संपादन के समय उन्होंने जो अपने विचार उस अखबार में दिए, उस अखबार के जो प्रकाशक थे उनके साथ उनकी कई बार विचार भिन्नता होती, परंतु वो अडिग थे। आप देखिएगा आज मीडिया के ऊपर किस प्रकार से सरकार का कब्जा है, और उसी कब्जे के द्वारा वो हमारे इतने बड़े समाज के ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं, न उनको बोलने देते हैं और न उनकी आवाज को बाहर निकलने देते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ वो कहते हैं, वही हमें सुनना पड़ता है। पीछे मैं एक लेख पढ़ रहा था वेद प्रताप वैदिक का, उनके लेख को पढ़कर उसकी जो हेडलाइन थी दैनिक भास्कर में वो लेख छपा था, जो जिसमें हम खुद चक्कर गिने बन जाते हैं। अब देखिए, जब तक हमारे जनगणना नहीं होगी, तब तक हमारे जो आर्थिक गणना नहीं होगी, जब तक हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारे दिखते हैं, वो संवैधानिक पटल पर समाज के सामने नहीं आएंगी, तब तक हमारे लिए नीतियां बन ही नहीं सकती। इसीलिए ये विचार, ये आवाज चल रही है कि ओबीसी की जातिगत गणना होनी चाहिए। जब तक ओबीसी की जातिगत गणना नहीं होगी, तब तक ये 60% लोग इसी प्रकार दूसरों की गुलामी करते रहेंगे। इनकी वास्तविक समस्याएं पटल पर नहीं आएंगी, और जब तक कोई समस्या पटल पर नहीं आएगी तब तक उसका निदान नहीं हो सकता। ये समझना पड़ेगा। जितने साथी मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने मन में ये बात डाल के चलें कि हमें ओबीसी की जातिगत गणना करवानी ही करवानी है। उसके लिए जैसे हमने नीट के लिए संघर्ष किया, वैसे ही जातिगत गणना के लिए संघर्ष करना है। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा का संघर्ष बिहार में ये काम लेके आया कि अब आप देखिए, गणना कीजिए, लगभग 30 साल से बिहार में ओबीसी सत्ता में है। ओबीसी सीएम बनता है। ये अलग बात है कि सीएम बनने के बाद उन लोगों ने ओबीसी के जो सरोकार से उनसे किनारा कर लिया हो, इस बात पे जाने की बात अलग है। क्योंकि बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी मरेगी, जिसमें उन्होंने खुद अपनी शहादत दी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई जेल में गए, हमारे बहुत सारे नेता जेल में गए, तीसरी पीढ़ी सत्ता करेगी। बिहार में वो तीसरी पीढ़ी सत्ता कर रही है। ये अलग बात है कि वो ओबीसी के सरोकार से दूर है, ये सच्चाई है। ओबीसी के सरोकार से वो दूर है। अगर वो ओबीसी के सरोकार से अगर जुड़े हुए होते तो वो सत्ता बिहार से निकलकर देश की बड़ी सत्ता तक पहुंचती, और देश के सिंहासन कोई झूठा ओबीसी, कोई घुसपैठिया ओबीसी नहीं, वास्तविक ओबीसी के सरोकार को समझता। 2017 में जो हमारा नीट तोड़ा गया था वो नहीं टूटा, और आज 2021 में 3 साल के बाद लगभग हमारे 20,000 डॉक्टरों की जो बलिदान हुआ है, एक प्रकार से उनकी शिक्षा का जो बलिदान हुआ है, वो हमारा खराब नहीं होता अगर वो हमारा गद्दी के ऊपर ओबीसी पीएम बैठा होता। तो ये ओबीसी पीएम नहीं है, इस बात को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जैसे जो नेता हैं, उनकी उन क्रांतियों को समझना पड़ेगा। इनमें एक विशेष गुण और भी था कि ये नारे गढ़ने में माहिर थे। एक छोटा सा नारा भी आपकी क्रांति को ऐसी हवा दे सकता है जो आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम होती है, आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम होती है। अभी पिछला इलेक्शन याद कीजिए बंगाल का, केवल एक नारा था, केवल एक नारा था। कौन सा नारा था? जो
मायावती ने, सॉरी, ममता बनर्जी ने दिया था, खेला हो गए, खेला हो गए। ये एक ऐसा नारा है जिसने वास्तव में वो खेला करके दिखा दिया। ये नारे बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा उस समय हमें देते थे। उनके नारों पर अगर हम जाएं तो ऐसे ऐसे नारे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे 100 में से 60 ओबीसी का है, लेकिन बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा कहते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित हैं तो 90 भाग हमारा है। और ये सच्चाई है। इस देश की जो सत्ता है, इस देश का जो संसाधन है, इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, इस देश का जो प्रशासन है, उसमें 90 भाग हमारा है। लेकिन आप आकलन कीजिए, आप वहां 20% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जैसे क्रांतिकारी हमने और पैदा नहीं किए, और बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जैसे क्रांतिकारी को हमने सपोर्ट भी कम किया। जितना उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था हमारी तरफ से, उतना नहीं मिला। 1975 में उनकी मृत्यु हो गई, 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इमरजेंसी लग गई, उधर जेपी ने अपना छात्र आंदोलन शुरू कर दिया, और देश में आग का काम करते ही हमारे देश के युवा को, ओबीसी युवा को, जो उनसे एक क्रांति की ज्वाला मिलती, उस ज्वाला को उन्होंने इमरजेंसी के नाम पर और जेपी के छात्र आंदोलन के नाम पर ठंडा कर दिया गया, छुपा दिया गया। लेकिन आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप उस अग्नि को फिर बाहर निकालिए। उससे हम इस देश के जो शोषक हैं, इस देश के जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी लंका में आग लगा देंगे। ये मैं आप सबसे कहता हूँ। आप सब मिलके होकर फिर से, ये एक ऐसा पटल है जिसके ऊपर आपने जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके लिए, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए जो ये काम आपने शुरू किए हैं, उन सब के लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ और मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी स्पष्टता के साथ इस कार्यक्रम को मन फूल अर्पित। साथियों, आप सभी इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज मैं इस ओबीसी अधिकार मंच छत्तीसगढ़ के सभी संचालनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खासकर कार्यक्रम के संचालन करता देव प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने मुझे आज इस ओबीसी अधिकार मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिए। साथियों, समय समय पर हमारे इसी समाज के कोख से पैदा लिए महान क्रांतिकारियों ने समाज को संगठित करने के लिए अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी। जिस तरह आज आप जैसे बुद्धिजीवी साथियों द्वारा लंबे समय से हमारे महापुरुषों के विचार को, संघर्ष को लोगों तक बताने का काम कर रहे हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन कर समाज को संगठित किया, जिसके कारण आज हम सब लोग इस मंच पर दिख रहे हैं। ये देन है उन सभी क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का, जिसके कारण आज
हम सब लोग एक दूसरे से अपनी अपनी बात को रख पा रहे हैं। आज इस ओबीसी अधिकार मंच में मैं सबसे पहले ओबीसी में आने वाले जातियों का नाम आप लोगों तक रखना चाहूंगा, जो आज हम लोगों के प्रचार प्रसार के कमियों के कारण बहुत से ओबीसी समाज के लोग इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए, जिसका हमें आत्मग्लानि है। साथियों, महापुरुषों ने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा करके गांव गलियों के लोगों को अन्याय अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ में आंदोलन किए, उनके अधिकार के लिए लड़े। लेकिन आज हम सब लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी आज समाज को संगठित नहीं कर पा रहे हैं। आज पिछड़ा वर्ग में मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 23 से 24-25 जातियां आती हैं, जो जातियों को लंबे समय से ऊंचे वर्गों के द्वारा सदा दबाया गया है। उन्हें कभी उठने का मौका नहीं दिया गया, ना हमने कभी उन्हें बढ़ाने का विचार आया। जैसे पिछड़े वर्ग में कम मात्रा में आने वाली जातियां केवट समाज, लोहार समाज, अहीर समाज, तेली समाज, कनका समाज, गुर्जर समाज, जिनको यूपी उत्तर प्रदेश साइड शायद खुर्तिया के नाम से कहा जाता है, जिसमें कलार समाज, कुशवाहा समाज, जिसको कुशवाहा समाज पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सरगुजा संभाग में कुहरी, कछवाहा, कुशवाहा, उत्तर प्रदेश साइड में मौर्य, सूर्यवंशी, सम्राट इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार में हमारे बीच सोनार समाज, गडेरी समाज, नाई समाज, धोबी समाज, कुम्हार समाज, बरगा समाज, सैंडिक समाज, हलवाई समाज, रजवार समाज, रतिया समाज, कुंडी समाज, कुर्मी समाज, कसेर समाज, कहार समाज, गिरी समाज आदि नामों से ये जो ऊंचे वर्गों के द्वारा जो जातियों में बांट करके हमें हमारी शक्ति को कमजोर करने का जो काम किया गया है, हम इन्हें सबसे पहले संगठित करने का काम करें। क्योंकि बाबू जगदेव साहब जी का यह सपना रहा है कि जो समाज निचले हिस्सों में निवास करता है, उस समाज को हमें आगे बढ़ाना होगा। उसका आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा जो भौगोलिक स्थिति है, उस पर हमें चिंतन मनन करना होगा। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने
अपनी सर्वत्र जीवन में बचपन से ही महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, गौतम बुद्ध जी के किताबों के आधार पर उनके संघर्ष को, उनके त्याग को, उनके निष्ठा को पढ़ा। बचपन से ही उनके मन में एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के समाज को शिक्षित करने का ख्याल रहा है। उनके जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका इस समाज के प्रति हृदय में दर्द सा भरता गया कि मैं जिस समाज से हूं वो समाज आज बदतर की जिंदगी जी रही है। जिस समाज को हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठाना है। साथ ही उनके उम्र बढ़ते बढ़ते के साथ उनकी पढ़ाई दीक्षा ज्यादा मैं उनके जीवनी में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से पहले हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने उनके जीवन परिचय को भली भांति आप लोगों को अवगत करा दिए हैं। इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखते हुए को लिखने का काम किए। दलित समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लिखने का काम किए। इस तरह से उन्होंने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ सदैव कवरेज मीडिया करते हुए प्रचार प्रसार किए, जिससे एक जाति के ऊपर अन्याय हो रहा, जैसे गोड़, कंवर, उरांव, चेरवा, पंडो, बियार, कोल, बुढ़िया, गरिया, खरवार, बैगा, कोरवा, कोड़ाकू, मिंचवार, तुरिया, मुंडा, पाव, नंगेसिया हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को बारी बारी से लिखते गए, जिससे गोड़ समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को कंवर जान पाया। कंवर कार से हर समाज के बीच ये बात फैलती गई। सभी समाज के लोगों ने अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की एक इच्छा जागृति हुई, जो धीरे धीरे समाज को संगठित करने का काम किया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में भी ऐसे ही हुआ। चमार समाज, घसिया समाज, बसोर समाज, वाल्मीकि समाज, सतामी समाज, गाड़ा समाज, नौकरी पेशा वाला समाज, जो कम रूपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से सभी समाज के लिए उन्होंने लिखा, उनके हो रहे अन्याय अत्याचार को लिखा। समाज में धीरे धीरे संगठित होने की एक इच्छा जागृत हुई, जो संगठित होते होते बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने राजनीति पार्टी का निर्माण करके उस पार्टी की सरकार भी बना ली। साथियों, हम सब लोगों को निस्वार्थ होकर के अपने स्वार्थों को त्याग करके सच्चे लगन से हमारे बातों पर एतबार करेगा, जिससे समाज हमारे साथ खड़े होकर चल पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए हाथ लूलाट, जोगर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने अकेले ही भरी बाजार में बात कही कि मैं तो अपना घर द्वार सब छोड़ करके जा रहा हूं समाज को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए। जिसको भी आना है मेरे साथ आओ।
मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, और जिसको लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए वो अपने घर पर बैठे रहे। इस प्रकार सभी समय समय पर सभी महापुरुषों ने अपनी सर्वत्र जीवन लगा करके इस समाज को संगठित किया। इससे पहले हमारी जिंदगी क्या थी, एक पंक्ति के माध्यम से मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जिंदगी पहले ऐसी थी ही नहीं, जिंदगी पहले ऐसी थी ही नहीं, कैसे गुजारा होगा हमारे बाप के बाप ने। मेरी बातें मत मानो, उनकी बातें मत मानो, लेकिन बात मानो जरा इतिहास का। साथियों, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे दादा पुरखा लोगों के ऊपर काफी अन्याय अत्याचार हुआ है। उस अन्याय को हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबू जगदेव कुशवाहा जी के ऊपर बीच चौराहे पर हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी पार्थिव को भी घर वालों को नसीब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज पिछड़ा वर्ग और अपने आप को शर्म सा महसूस करता है। पिछड़ा वर्ग भूल चुका है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महार जाति के होते हुए भी जब उन्होंने संविधान लिखने की वक्त आई, उस वक्त सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के अधिकार के लिए ही लिखा आर्टिकल 340, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अगर वो चाहते तो अपने दलित समाज के लिए लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो गौतम बुद्ध से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर के सभी महापुरुषों के जीवनी को आप लोगों तक रखना चाहूंगा आदरणीय, कि हमारे महापुरुषों ने अपनी सर्वत्र जीवन लगा करके समाज को संगठित करने का काम किया है। उनके संघर्ष को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी समीक्षा नहीं, स्वयं की समीक्षा अपने आप में करनी होगी कि हम इस उम्र के होने के बाद हमने अपना समय व्यर्थ में कितना गंवाया है। अगर इस समय का सही सदुपयोग किए होते तो आज जो इस पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो आज ऐसा जगहों पर देखने को नहीं मिलता। तो मैं अंतिम समय में हम लोग का जो टॉपिक रहता है कि एक्चुअल में जो ये कार्यक्रम है ये सामाजिक न्याय के लिए है, और सामाजिक न्याय हमको कैसे मिलेगा उस रास्ते को जानने के लिए हमारे पास क्या है, संविधान है। तो सामाजिक न्याय के रास्ते के लिए संविधान में आना पड़ता है। तो हम लोगों ने दोनों चीज को कोरिलेट किया है कि सामाजिक न्याय वाले ने क्या संघर्ष किया था, क्या किया था। कभी भी उन्होंने धर्म के बारे में, कभी भी पाखंड के बारे में, कर्मकांड के बारे में हमारे किसी भी बहुजन नायकों ने कभी भी कोई जिक्र नहीं किया, हमेशा उसका खंडन किया। और हमारा जो ये बहुजन समाज है, विशेषकर जो ओबीसी समाज है, उसके जस्ट विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा। इस समय सामाजिक न्याय के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो जिक्र हो रहा था वो सामाजिक न्याय की बात करते थे।
सामाजिक न्याय उनके बारे में सभी लोगों ने बताया, मैं उसमें नहीं कहना चाहूंगा। सामाजिक न्याय एक्चुअल में आज के तारीख में आप देखिए तो लोग यही समझता है कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, वो सामाजिक न्याय है। आरक्षण समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे प्रतिनिधित्व के लिए कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन को, हमारे पार्टिसिपेशन को रिजर्वेशन का नाम दिया आरक्षण का, और उसको समय समय पर उसको आक्रोशित भी करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी मैं ये सारे गठबंधन, सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस, अभी दिल्ली में 26 तारीख को गठबंधन का एक मीटिंग हुआ था। 55 से ऊपर ओबीसी के संगठनों ने उस पे नीट में ओबीसी का आरक्षण, आपका कास्ट बेस्ड सेंसस है, जनगणना है, किसानों का मुद्दा है, ओबीसी का प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन, यानी बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिसपे उन्होंने 9 सूत्री प्रोग्राम, 9 पॉइंट एजेंडा पे अपना वो दिया है। हमारे बीच में आदरणीय खीवा साहब और बंसीलाल सर, अमित मेहरा सर जुड़े हुए हैं, सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। काफी अच्छे से उसमें प्रकाश जरूर डालेंगे। हमको जहाँ तक जो पता था आपको बताए, सभी सर लोग उसमें पार्टिसिपेट थे। अभी पुष्पराज सर जुड़े हुए थे। तो 28 तारीख को भोपाल में भी हमारे जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, उस सामाजिक न्याय, हमारा सामाजिक न्याय है हमारा रोजगार, हमारा सामाजिक न्याय है हमारी शिक्षा, हमारा सामाजिक न्याय है हमारा स्वास्थ्य, हमारा सम्मान। यही चीजें हमारे पास नहीं है तो फिर हमारा क्या सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय के बहुत सारे पहलू हैं। ये एक रास्ता है, वहां केवल हम कहीं पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। खेत में अगर कोई महिला काम कर रही है और जबरदस्ती उसकी तबीयत खराब है, नहीं हो रहा है, उससे आप जबरदस्ती काम करवाइए, या कोई साहूकार या कोई जमींदार कराता है, ये सामाजिक न्याय नहीं है। किसी का पैसा है, पैसा उसको बराबर उसका तनख्वाह नहीं देता, उसको उसका जो रोजी है वो नहीं देता, वो सामाजिक न्याय नहीं है। आपको समाज में कहीं पे बैठने नहीं दिया जाता है, आपको बोलेंगे नीचे बैठिए, आपके साथ छुआछूत किया जाता है। ये सब सामाजिक न्याय के एक पहलू हैं। केवल पढ़ने आपको नहीं दिया जाता, आपको स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको धार्मिक शिक्षा देंगे, जैसा कि वर्तमान में देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो ये सब सामाजिक न्याय के पहलू हैं। इस पर ही बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का बहुत फोकस था और इसके लिए वो शहादत भी दिए हैं, तो साथियों ने बताया। तो इस सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए जो संविधान है, समता का विधान, सबको बराबरी का अधिकार मिलने का जो विधान है, नियम है, वो हमारे भारत के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, वो संविधान की प्रस्तावना भी आप हमारे कार्यक्रम में शुरू में होता है। संविधान की प्रस्तावना भी आप में ही सब कुछ दिया हुआ है। और मैं चाहूंगा, हम लोग संविधान की चर्चा करते हैं, हमारे कई साथी के पास में संविधान की किताबें नहीं है, अभी भी नहीं है। उनके घर में गीता, रामायण, महाभारत मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। संविधान की किताबें साथियों आजकल लगभग हर बुक स्टॉलों में आपको मिल जाएंगी। नहीं है तो सम्यक प्रकाशन है, या डायरेक्ट लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय सचिवालय से आप मंगा सकते हैं। और नहीं तो आप गूगल में जाइएगा तो भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलिएगा तो आपको जो मूल संविधान है या ना संविधान है, सबका आपको मिल जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसको पढ़ सकते हैं और बुक फॉर्म में ले लेंगे तो काफी अच्छा है। अगर नहीं मिलता तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि संविधान को जरूर पढ़िए। महापुरुषों को तो पढ़ना अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ जब संविधान को पढ़ेंगे तो क्या हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, क्या हमको सामाजिक न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो हम जानेंगे। और जब हम जानेंगे तब उसके लिए प्रयासरत होंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। शिक्षित होने की जरूरत है, शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और तब संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही है नीट में जो भी मिला है ये उसी का परिणाम है। अभी आप देख रहे हैं जैसे नीट का आया तो अभी सवर्णों ने जो है तो नीट विरोध किया, ओबीसी आरक्षण का विरोध करना शुरू किया हुआ है। तो ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। तो
जो ये संविधान है, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, तो हम सबसे आग्रह करना चाहें, केवल आप मूल अधिकार पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको पढ़ लीजिए और मूल कर्तव्य पढ़ लीजिए। इतने ही संविधान की किताब में पढ़ना है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। आप मूल संविधान में केवल, या नया संविधान में जो संशोधित है 448 अनुच्छेद हैं, उसमें 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आप पुराना भी पढ़िए, पुराना एकदम वेस्ट है, वो तो संशोधित होते रहते हैं। केवल इतनी पढ़ने की, पूरा संविधान पढ़ने की साथियों कोई जरूरत नहीं है। केवल भाग 3 से अनुच्छेद 12 से आप शुरू करिए और भाग 4 का 51 का तक ठीक आप पढ़ लीजिए। यही पूरे भारत में हमारे सामाजिक न्याय के पूरे सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। इसको आप समझना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए हम लोग साधारण भाषा में जितना हो सकता बताने की कोशिश करते हैं, और आपको भी कई तरीके से मिल जाएगा, आप इंटरप्रिटेट करेंगे, पूछेंगे तो ये जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, तो हमने सबसे पहले जो है तो 12, 13, आपका 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार, समानता का अधिकार, उस पर बात हो चुका है, जिसपे उसके बाद 18 से आपका 22 अभिव्यक्त की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, आजकल हम लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आप देख रहे हैं। और फिर शोषण का अधिकार है, 23 और 24 में हुआ था। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, जो हमारे इसमें बहुत बड़ी बाधक है, हमारे बहुजन समाज, जीवी समाज, या जो ये ओबीसी समाज है पर्टिकुलर, इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता इसके लिए बहुत ज्यादा बाधक है। कैसे है? तो मैंने 25 और 26 का पिछले बार किया था जिक्र, आज 27 और 28 का चूंकि करना है तो थोड़ा सा हमको ब्रीफिंग करना पड़ेगा। 25 में था अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन उस धर्म को मानते हुए हम किसी दूसरे धर्म के बारे में पढ़ लिख सकते हैं, हमारी इच्छा जो पड़ेगी उसको कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। अंतःकरण की है। धर्मांतरण की बात नहीं करता है, धर्मांतरण किसी को जबरदस्ती आपको नहीं करना है, स्वेच्छा से जिसको अच्छा लगता है वो कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है, फोर्सली या कोई लालच देके आप। 26 में था कि 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता में जो स्वास्थ्य या उसको नुकसान न पहुंचाए, उस सब कार्यों को सामूहिक रूप से हम कर सकते हैं। आप उसके लिए पंडाल में जाना है, आपको कार्यक्रम आयोजित करना है, अपना प्रचार प्रसार धार्मिक प्रयोजनों को आप कर सकते हैं। ये व्यक्ति कर सकता है। और संस्था, ट्रस्ट का अगर नाम आता है तो देखिएगा, संस्था एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो ट्रस्ट होता है। अब इसमें आगे बोलता है, 27 और 28 की बात हो रही। 27 में होता है कि अगर आप किसी भी संस्था या ट्रस्ट को बनाते हैं तो जो उसके उद्देश्य होते हैं कि अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए शिरडी साईं बाबा हो गया, आपका बालाजी मंदिर हो गया, परनवा केरल का हो गया, जम्मू में वैष्णो देवी हो गई, ऐसे पुरी का इस्कॉन टेम्पल, ये जो ट्रस्ट बने रहते हैं, ये ट्रस्टों को अधिकार है कि ये अपने लिए जो है तो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो पैसे इकट्ठा करने का माध्यम क्या रहता है? देखिए, लोग चंदा मांगता है, चंदा आप सामूहिक रूप से लोगों से ले सकते हैं, किसी को आप चंदा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी आप देखेंगे केसेस हुए हैं, अभी राम मंदिर का जबरदस्ती कई जगह वायलेंस हुए हैं चंदा लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद बोलता है, स्वैच्छिक है। स्वेच्छा से अगर जो दे रहा है आप वॉलंटरी डोनेट करिए, और वो टैक्स, आपका पैसा टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन इसकी आड़ में आप देखिएगा, 27 की आड़ में बहुत बड़ा धंधा होता है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का ट्रस्ट में हो गया, बोले 50 लाख जो है तो ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप एक्टिविटीज के लिए, लेकिन 50 लाख जो एक्स्ट्रा बचा तो उसको वो लोग, पंडित लोग या जो भी पुजारी है, वो हड़प जाता है, उसको मिसयूज करता है। कई चीजों में आप देखिएगा पुजारी लोग BMW ऑडी में चलता है। कहाँ से चलता है? सब यही चीजें हैं। वो इसका दूसरा पहलू है, जो दूसरी चीजों में होना चाहिए वो नहीं होता है, इसका एक माइनस पॉइंट है। लेकिन टैक्स फ्री है। आप देखते होंगे मंदिर में जाने के लिए वीआईपी आदमी, ये 250 का लाइन है तो ज्यादा भीड़ रहता है, ये 50 वाला लाइन है
तो हर का अलग अलग होता है, ये कर सकता है, इसके लिए सरकार मजबूर नहीं कर सकती, सरकार रोक नहीं सकती है। ये इसमें दिया है 27 में, यानी आप शुल्क या चंदा वसूल सकते हैं उसके दायरे में और उसको यूज कर सकते हैं। 28 बोलता है कि राज्य शासन यानी सरकार की निधि से, सरकार जो टैक्स कलेक्शन करती है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, जो भी कलेक्शन है, तो सरकार के द्वारा कलेक्टेड जो भी चीजें हैं वो सरकार के एडेड या सरकार जिस संस्था या जिस ट्रस्ट को एड देती है उसको अगर देना है तो सभी धार्मिक संप्रदाय को देगी, किसी विशेष एक को नहीं देगी, और विशेष परिस्थितियों में देती है। अगर मान लीजिए किसी संप्रदाय ने किसी संप्रदाय का कुछ नुकसान कर दिया, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, जाके वो नुकसान कर दिया वहां पे, तो उस राइट्स की जो भरपाई है, क्योंकि पब्लिक चीज है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी कि यहाँ जलने से या इससे टूटने से हो गया तो सरकार करेगी, वो सरकार का राइट बनता है। वहां पे सरकार अपने इस हमारे पैसे का जो कलेक्शन हमारे टैक्सेस का वहां पे यूज करेगी, लेकिन पर्टिकुलर ऑप्शनल रूप से कि हमने राम मंदिर को सरकार कितना करना है नहीं कर सकती। उसमें कोई ऐसी अगर संपत्ति की हानि की हो तभी सरकार करेगी। दूसरा चीज, सरकार से एडेड जो भी संस्थाएं हैं, जो भी स्कूल हैं, जो भी विद्यालय चलेंगे, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। वहां पे आपका पूरा सभी धर्मों की अगर बात करेंगे सभी धर्मों का, अगर पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं होगी। आपका विशेष है तो विशेष में आप कर सकते हैं, आप अपने जैसे मदरसे वगैरह हैं तो ये पर्टिकुलर सरकार से एडेड रहते हैं, लेकिन ये धार्मिक संस्थानों के लिए पर्टिकुलर है तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक है उसमें आप एडेड में बिल्कुल इस बारे में वो नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इसका वायलेशन होता है। सरस्वती शिशु मंदिर आप देखेंगे 12वीं तक मिलेगा, उसके बाद कभी उसका कॉलेज नहीं मिलेगा, और उस ट्रस्ट उस पैसे से उन्होंने कई करोड़ों रुपया जो है फंडिंग किया हुआ है। पूरे देश में ये काम होता है। जो धार्मिकता दिखती है, धार्मिकता में देखिए तीर तलवार क्या क्या चीजें चलती हैं जो नहीं होना चाहिए, ये एक इसका माइनस पॉइंट है और इस पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का नहीं रहता है। यही है 27 और 28 का। तो साथियों, अब हमारे सीनियर्स लोग हैं, हमारा खुला मंच का टाइम भी हो गया है, तो क्या क्या के जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो इसमें हमें इस श्लोक में जो है ना, इस जो उन्होंने ये स्लोगन कहा है, इसमें बहुत धीरज के साथ हमें चलना चाहिए। और आर्टिकल 27 और 28 की जो व्याख्या जो मैंने गूगल पर पढ़ा है कि 27 का मतलब ये है कि जो भी इनकम टैक्स देता है सरकार, जिससे भी इनकम टैक्स लेती है, उसके द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे धार्मिक क्षेत्र में एड नहीं दी जा सकती। मतलब उसको डोनेशन के रूप में या प्रमोशन के रूप में ऐसे कोई भी फंड नहीं रिलीज किया जा सकता। जैसे कि सरकार हज में जाने के लिए लोगों को देती थी, ये आर्टिकल 27 हमें प्रतिबंधित करता है कि संविधान के आर्टिकल 27 में ऐसा प्रोविजन नहीं है। आप किसी भी धर्म के लोगों को उसके धर्म को बढ़ाने के लिए सरकारी चंदा नहीं दे सकते, जो सरकार ने टैक्स के रूप में लिया है। और जो भी फंड रहता है सरकार के पास, जो अर्निंग होती है वो टैक्स के रूप में ही है, और कोई भी ऐसा मतलब स्रोत नहीं है सरकार के पास कि उसके पास कोई इनकम के साधन हो। कोई सरकार धंधा नहीं चलाती, कोई फैक्ट्री नहीं लगाती, कोई ऐसे कोई भी नहीं है। सारी कलेक्शन जो होती है वो टैक्स होती है सरकार के पास। जो 28 की व्याख्या है उसमें ये है कि आप जबरदस्ती किसी भी स्कूल में या कॉलेज में धार्मिक विद्या नहीं दे सकते जबरदस्ती, कि आपको ये लाजमी पढ़नी पड़ेगी। और अब आगे बात विनोद जी ने कहा
और देव प्रताप सिंह जी ने कहा कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई है वो बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है। लगभग 113 संगठनों ने मिलकर साथ दिया। 9 सूत्रीय प्रोग्राम था। 9 मुद्दों के ऊपर हमारी मीटिंग हुई आंध्रा भवन में, और हमने प्रोटेस्ट किया एनसीपीसी कमीशन के पास जाकर। और सरकार ने, देखो 25 को हमारी मीटिंग होती है, 26 को हम प्रोटेस्ट करते हैं, 27 को सरकार की तरफ से बयान आ जाता है। पीएमओ हाउस ने ये ऐलान कर दिया कि कोर्ट के बाहर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पीएमओ हाउस के, उनको कह दिया कि आप इसको कंसीडर करें कि हमें कोर्ट के बाहर ही इस पर फैसला करना है 1-2 दिन में। और 27 को जब हम अपने घर में पहुंचते हैं मीटिंग करके, 27, 28, 29 को जो लोग पहुंचे हैं, तब तक सरकार मांग लेती है हमारी मांग को कि हमने नीट में 27% आरक्षण दिया आपको। अब रह गए हमारे 8 मुद्दे, जिनमें एक सेंसस है। सेंसस होगा, नहीं होता तो हमने एक और ऑप्शन रखी है सरकार के पास। आप 2011 वाला जो आपने सेंसस कराया था उसको रिलीज कर दे। हम उसको बेस मानकर, आप उसको बेस मानकर हमारे लिए हमारी रिजर्वेशन तय कर दो कि हमारा कितना हिस्सा है। जैसे मध्य प्रदेश में एक किसी कोर्ट केस में एविडेंस लगी है, उसमें हमारा लगभग 50 से 51% मेरा ख्याल है कि सरकार की तरफ से एविडेंस लगी है कि हमारी आबादी जो है ना 50 या 51% है। तो हमें वो भी मिल जाएगी तो भी हमारा काम हो जाता है। तीसरा हमने कहा था कि हमें पिछड़ा वर्ग मंत्रालय जो हमारा अलग से होना चाहिए। आबादी के अनुसार हमें जितनी हमारी संख्या बारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। आबादी के अनुसार हमें हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारी मांग थी। पेंशन की हमारी मांग थी, एमएसपी की हमारी मांग थी। और इस तरह लगभग 9 तरह की हमारी मांगे थी। उनमें से एक मांग ली गई है, और ये तभी संभव हुआ कि जब पूरे देश से 113 संगठनों के लोग, 2-2 जनरल सेक्रेटरी और प्रधान वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। और ये इतना प्रेशर हुआ, मतलब इतना प्रेशर में आ गई सरकार कि उसको ये मांग माननी पड़ी। और मैं ये कहना चाहूंगा गर्व से कि हमारे पंजाब में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है, 4थे नंबर की पार्टी है, 4th नंबर पर खड़ी है, उसने ये अनाउंस कर दिया कि हम ओबीसी समाज को, हमारी यहाँ पर आबादी मानी जाती है 42% से लेकर 45% तक। जो वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी है उसने ये अनाउंस कर दिया कि हम 42% के हिसाब से 49 सीटें ओबीसी समाज को देंगे। 49 सीटों का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री भी आपका ही होगा अगर हम जीत जाते हैं तो। और ये भी कह दिया कि मंत्रिमंडल में 42% के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब सीएम भी हमारा होगा और ऊपर के जो 6-7 मंत्रिमंडल होंगे वो ओबीसी समाज के होंगे। हाँ, वो अलग बात है, हम जीत के आते हैं कि नहीं जीत के आते वो अलग बात है। ये एक ऐसा काम हुआ पंजाब के लिए। देखो पंजाब अभी इलेक्शन में जाने वाला है, यूपी इलेक्शन में जाने वाला है, हिमाचल इलेक्शन में जाने वाला है, और पंजाब के संदर्भ में ये बात आ जानी भाजपा की तरफ से, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
हमारे लिए मतलब ओबीसी समाज के लिए। तो अगर हमें 42% के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, मुख्यमंत्री हमारा हो जाता है, कैबिनेट उसी हिसाब से बन जाती है, तो हम खुद ही, जैसे तमिलनाडु सरकार ने 69% कर लिया था अपने कार्यकाल के दौरान, ऐसे पंजाब में भी संभव है कि अगर इसकी सरकार आ गई, ओबीसी की सरकार आ गई, तो वो ओबीसी की सरकार कभी जा नहीं सकती। हम उसी हिसाब से ये तय कर लेंगे। तो ये चीजें मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ ये कहूंगा कि एक ऐसा प्रेशर बनाना चाहिए, ऐसी किलिंग स्पिरिट हम में नजर आनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश में हो, आपको पार्टी कोई भी एबीसीडी किसी भी की सरकार है, अगर वो सरकार आपको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही तो आप उसको बदल दो, अपनी बात जोरदार तरीके से रखो, और उस तरीके को रखने के लिए आपके पास वर्क होना चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए। मैं अभी दिल्ली में था तो मुझे किसी मित्र ने ये कहा कि हमें अखिलेश से मिलना है। अखिलेश से जब मिलने गए तो मेरे से पहले ही 10-12 लोग वहां बैठे थे, उनकी चर्चा चल रही थी। अखिलेश यादव ने ये कहा यूपी के संदर्भ में कि सारी की सारी सरकार जो है यूपी की वर्तमान समय में ओबीसी की सरकार है, एससी की सरकार है। वर्तमान समय में जो जीत के विधायक आए हैं एससी समाज के हैं या बीसी समाज के हैं, और सारी की सारी सरकार एससी और बीसी की है। तो फिर मुझे 10 मिनट मिले कि हम अलग से 3 बंदे बात कर सके। मैंने कहा अखिलेश जी, आपको मालूम है ये ओबीसी की सरकार है, तो आप लूज कैसे कर गए? आप तो ओबीसी के प्रतिनिधि हो, मतलब आपने यादववाद को बढ़ाया, ओबीसी को आबादी के अनुसार टिकटें नहीं बांटी, उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी, एमएलए उनके नीचे से चुन के नहीं आए, और आपका पतन हो गया। बीजेपी ने वो चीज कर दी और वो राज में है। अब फिर आप हारोगे अगर आपने आबादी के अनुसार ओबीसी समाज को टिकटें नहीं दी। तो ये चीजें हैं कि जहां पर ओबीसी समाज का प्रभुत्व रहा है वो किसी ना किसी तरह ना एक यादववाद की, जैसे बिहार में और यूपी में यादववाद की बलि चढ़ गया। जैसे मायावती आ गई तो वो जाटवाद की बलि चढ़ गया। आरएसएस को मालूम है, वो रास्ता छोड़ देती है कि इसके लिए रास्ता खोल दो, इसको राज करने दो, और साथ में वो ये भी छोड़ देते हैं कि अपनी जाति के इर्द गिर्द घूमो। मायावती जाति के इर्द गिर्द घूमी, अखिलेश यादववाद के इर्द गिर्द घूमा, तेजस्वी यादव लालू यादव यादववाद के इर्द गिर्द घूमा। वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा ही बनकर राज करते रहे और उनका पतन हो गया। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, हमें दिमाग से काम लेने की जरूरत है कि भाई हमने अगर चिरस्थायी राज करना है तो चिरस्थायी राज करना है तो हमें बराबर भागीदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। मैं इतना ही कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा, और देव प्रताप जी आपने मुझे समय दिया
और फिर आपका लिंक मुझे मिला था, मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी सभी वक्ताओं ने बात की और बिल्कुल फैक्ट्स हमारे सामने रखे हैं। तो वी हैव टू फॉलो दैट थिंग व्हाट अभी जो हमारे लेटेस्ट वक्ता ने जो सही बात कही बिल्कुल। और आपका ही बात मैं सुन रहा था कि संविधान के बारे में, आर्टिकल के बारे में। तो यस, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएशन इज द ओनली फार्मूला। और जो हम सब कर रहे हैं इसको और ज्यादा करने की आवश्यकता है। और मीटिंग में भी काफी लोग जुड़े हैं और दिल्ली की मीटिंग के जो आउटपुट उन्होंने बताए हैं वो भी सराहनीय है। बट अनलेस हम लोग जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, और जो हम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम आपके बिल्कुल साथ में हैं। और आपने तो बहुत ही बेहतरीन बात की थी। उससे पहले के वक्तों में 3-4 वक्तों को सुना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने। बहुत चलो सुनने का ही मैं आया था बेसिकली। ग्रेट थिंग्स आर गोइंग ऑन डेफिनेटली। अगर हम साथ में चलते हैं तो वी आर गोइंग टू विन दिस मैच, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। बहुत ज्यादा प्रासंगिक है आज भी। और जगदेव बाबू का चूंकि विषय है आज, तो जगदेव बाबू एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। और बिहार की जो स्थिति है आज और आज से 50 वर्ष पहले भी, वहां पर सामाजिक जो विषमता थी, आर्थिक विषमता लगभग अधिकांश प्रांतों से ज्यादा खराब। जो सामंत लोग थे उनके पास ये संसाधन काफी ज्यादा थे और जो गरीब थे बहुत ही गरीब थे। और यही वजह है कि बिहार में उसमें काफी अत्याचार लोगों के साथ होता था। किसी को जिसने भी देखा है वो समझता है इस बात को कि बिहार प्रांत में जो गरीब थे उनको लोग बढ़िया से बातचीत भी नहीं करते थे, उनका अपमान करते थे। ऐसे परिवेश में जगदेव बाबू का जन्म हुआ था। और जगदेव बाबू शुरू से ही थोड़ा विद्रोही स्वभाव के थे और संघर्ष करते थे वो, और उनको ये नागवार होता था। अपनी पढ़ाई लिखाई जब उन्होंने समाप्त किया तो उसके बाद वो बहुत सारे आंदोलन में का हिस्सा बने थे। जेपी के कुछ आंदोलन चले थे, कब हिस्सा वो बने। और उसमें विनोबा भावे, प्रकाश नारायण का जो भूदान जब चल रहा था उसमें भी उन्होंने सहयोगात्मक कर रहे। और हम लोग भी कुछ चीजें सामने आके और कुछ चीजें पीछे रह के, क्योंकि हर एक एरिया का भी अपना हिसाब होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली हम लोग सामने आए और पॉलिटिकली भी लोगों को, जिधर जैसे यूपी का भी हाल है तो वहां ब्राह्मणों की संख्या इस समय ज्यादा है। तो इस तरह के जो एरिया है वहां को उतना ज्यादा हम लोग ना छेड़े। और जो लोग इस समय जैसे हमारे अपने एरिया है जिधर हमें 50% भी हमारी आबादी दिखती है, तो उस हिसाब से बूथ वाइज एक बार हम लोग काम करें। जन आंदोलन बनते बनते बन जाएगा, मेरे को पूरी आशा है। क्योंकि जिस हिसाब से हर एक वर्ग और हर एक आप ये कह लो कि जैसे हम लोग तो यहाँ पे SC ST और OBC का सबका इकट्ठा मंच है, मैं आपको कहता हूँ। पर कुछ जगह ऐसी हैं, मतलब हमारे देखे हम उसमें भी, तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों में खुल के सामने नहीं आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा चीजों में हम लोग करते, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं, क्योंकि होगा क्या कि इनको ना नैरेटिव सेट करना आता है, हम लोग उसमें थोड़े से कंतर हैं, इस बात को मानना होगा। तो उस कंतर का होने का वजह से ऐसा ना हो कि हम लोगों का जो काम हम लोग लेके चले हुए हैं वो ना कर पाए। मेरे को इस चीज का थोड़ा सा डर भी रहता है एक जगह पे, कि हम लोग जिन चीजों को एक अच्छे तरीके से सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। मैं इन सारी चीजों में थोड़ा सा मतलब कह लो कि फूक के कदम रखने की जैसी बात है। अदरवाइज मैं जो विजय आपके जो
जैसा आप काम कर रहे हैं, ये चीज आप देखिएगा आने वाले 8 से 9 साल, मैं 10 साल नहीं कह रहा हूँ, 8 से 9 साल और आप देखिएगा यहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बौद्ध विहार वगैरह की बात की थी, हम लोगों ने यहाँ पे जापान में भी लड़का है उसके थ्रू बात किया है, हमारी थोड़ी बात गई है वहाँ पे, जो मॉन्स्ट्री वगैरह बनाते हैं जब करते हैं हम लोग, लेकिन खुले से सामने से नहीं बोल रहे हैं अभी, मतलब ये दोनों ही